नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले हमने वीडियो में संविधान के संदर्भ में कुछ बातें बताई थी, इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताई थी। और आज जो है संविधान पर इंट्रोडक्शन के ही तरह बातें होगी, लेकिन कुछ बातें जो है संविधान जब से लागू हुआ भारत में, जो कि आपको मालूम है भारत में संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया। यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू होने से पहले कुछ घटनाएं घटी हुई हैं संविधान बनने से पहले, लागू होने से पहले। यानी कि 1773 के एक्ट आता है। 1773 के एक्ट से ही जो है ये सब प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और 1773 से पीछे थोड़ा हम जाते हैं, हम थोड़ा कहानी के माध्यम से बता देंगे कि जो 1773 का जो एक्ट आया है क्यों आया, इसके पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे थोड़ा हम समझ ले आप और बता दें आपसे। आपको याद होगा आधुनिक इतिहास, देखिए एक और बात बता दें, आधुनिक इतिहास और संविधान सभा की गठन, यानी संविधान सभा गठन और आधुनिक इतिहास दोनों का पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो संविधान सभा गठन हुआ वो आधुनिक इतिहास से ही निकला हुआ है। यानी कि आधुनिक इतिहास में ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी में संविधान सभा के गठन के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। यानी कि जो संविधान सभा गठन हुआ है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही संविधान सभा गठन हुआ था। अब बात आती है 1773 एक्ट कैसे आ गया। आपको बता दें और आपको याद होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध जो कहाँ हुआ था, बंगाल, नदिया बंगाल में। प्लासी एक गांव है, नदिया बंगाल में युद्ध हुआ था। उस समय के जो नवाब था, बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला था। उस समय जो बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला था। अब नवाब सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध ये जो है धोखे से लड़ा गया युद्ध था। यानी कि प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो नवाब सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसी की धोखे की वजह से नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हार होती है। यानी अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको अपने मिलाए थे और मिलाने के फलस्वरूप जो है प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होने के उपरांत जो है सिराजुद्दौला की हार होती है, सिराजुद्दौला मारा जाता है, युद्ध भूमि मारा जाता है। एकमात्र नवाब था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। तो नवाब सिराजुद्दौला जो है की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु तक हम कहने का मतलब जो 1773 एक्ट आया कैसे आया उसके बारे में बता रहे हैं। यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध होता है। प्लासी की युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। हार इसलिए होती है क्योंकि उसका जो सेनापति, मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसी ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने की प्रक्रिया रची थी। सब बहुत पहले हुई थी। और इस तरह से जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर मदान मोहन लाल, दोनों मारे गए थे। थोड़ा आगे तेजी से बढ़ेंगे और इस तरह सिराजुद्दौला की हार होती है, सिराजुद्दौला मारा जाता है, प्लासी की युद्ध वहां से खत्म होती है। अब इस पे जो है प्लासी युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। क्योंकि सबसे पहले नवाबी की शुरुआत जो है या जो प्रांत थे उस समय जो बंगाल से ही जो है शासन प्रशासन चलता था। तो बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसके बाद जो है उसका नवाब था मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है। मीर जाफर कहते हैं कि मीर जाफर क्लाइव का खास आदमी था। वह अंग्रेजों के रहमो करम से बना हुआ
नवाब था, यानी कि अंग्रेजों के रहमो करम पर बना हुआ नवाब था। और इस तरह से जो है सिराजउद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है। और मीर जाफर के शासन काल में जो है अंग्रेज जो है लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। यानी कहा जाता है कि सिराजउद्दौला के बाद जो मीर जाफर बनता है वो अंग्रेजों का गुलाम था, और गुलाम होने के उपरांत जो है उसके जो इस समय के जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया या शासन की जो भी पैसे थे सब अंग्रेज हड़प लिए थे, यानी कि लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद जो है सिराजउद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद आता है मीर कासिम। मीर जाफर और उसके बाद आते हैं मीर कासिम। यानी मीर जाफर यानी पहली बात सिराजउद्दौला की मृत्यु होती है। सिराजउद्दौला की मृत्यु क्यों होती है? सिराजउद्दौला की मृत्यु इसलिए होती है, जो मीर जाफर था उसका सेनापति मीर जाफर ने ही सिराजउद्दौला को सत्ता से हटाने की प्रक्रिया की थी, और सब इसके लिए गुप्त व्यवस्था किए थे मीर जाफर को सिराजउद्दौला को हटाने के लिए। इसके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम जो है मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम युग जो है नवाब था, उसको बंगाल का नवाब बनाया गया, अंग्रेजों ने ही बनवाया था। अब जो है मीर कासिम बनता है बंगाल का नवाब। मीर कासिम जो है बात यहाँ से बिगड़ती है, यानी कि जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में मीर कासिम के ही समय होता है। यानी मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम जो है युग जो है नवाब था, बंगाल का युग नवाब था। उसने बात कहाँ से बिगड़ती है, जब मीर कासिम जो है अपनी फैक्ट्री मुर्शिदाबाद जो बंगाल से कहाँ लाया था, मुंगेर ला दिए थे। इसलिए लाए थे कि वो पहले मीर कासिम इस बात को पहले जानते थे कि अंग्रेज जो है उनके आसपास रहने से, अंग्रेजों के आसपास रहने से या बंगाल में रहने से हमारी जो नवाबी है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने जो मुख्य फैक्ट्रियां हैं वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया। ये अंग्रेजों को नागवार गुरुजी, और अंग्रेज जो है मीर कासिम को हटाने की प्रक्रिया बना लिए। इस तरह से मीर कासिम जो है इसको शक हुआ मीर कासिम को। इसके बाद मीर कासिम कहाँ जाता है? मीर कासिम तुरंत चला जाता है दिल्ली। दिल्ली के उस समय शासक थे शाह आलम द्वितीय। उस समय जो है दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। नाम मात्र शासक थे, कुछ था नहीं। तो मीर जो है शाह आलम द्वितीय जो है, शाह आलम द्वितीय की ये सब बात बताते हैं। कौन? मीर कासिम। इस तरह से शाह आलम द्वितीय और जो बंगाल जो लखनऊ का नवाब था शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की गठबंधन सेना जो है अंग्रेजों से लड़ती है। वही अंग्रेजों से लड़ने के परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध होता है। यानी बक्सर का युद्ध होता है क्यों? कि मीर कासिम जो है अंग्रेजों से दूर हटने के लिए, उनकी मुक्ति से या उनकी शासन उनके वर्चस्व से अपने आप हटाने की प्रक्रिया में ये बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम चले जाते हैं शाह आलम द्वितीय से सहायता लेने के लिए। फिर आते हैं यहाँ पे लखनऊ में नवाब शुजाउद्दौला से तीनों लोग मिलते हैं। शाह आलम द्वितीय मिलते हैं, मीर कासिम मिलता है और नवाब शुजाउद्दौला। ये तीनों नवाब थे, अपने समय के तीनों नवाब थे। इन्होंने ये गठबंधन सेना बनाई तीनों ने। और इसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 23 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और यह युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में नींव डालने का काम करती है। यानी यहां से एक प्रश्न पैदा होता है, प्रश्न खड़ा होता है कि या प्रश्न पुट होता है, प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों की अस्थाई नींव कब से पड़ी थी? तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। यानी कि जो
प्लासी की युद्ध हुआ था वो धोखे से युद्ध हुआ था, धोखा से लड़ा गया युद्ध था। लेकिन जो बक्सर की युद्ध था वो अंग्रेजों ने युद्ध मैदान में, बैटल फील्ड जिसको इंग्लिश कहते हैं, युद्ध मैदान में जो है अंग्रेजों ने लड़ा था। और इस तरह से 1764 के बाद अंग्रेज बंगाल पर अधिकार कर लिए और बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में अंग्रेज अधिकार कर लिए। अब जैसे ही बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ये सब जो भी लड़ाई लड़ी गई थी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी। ये जो भी लड़ाई लड़ी गई थी खास तौर से बक्सर का, ये लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में लड़ाया गया था। यानी कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था, यहाँ दो बातें आती हैं, गवर्नर और गवर्नर जनरल। यानी कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज पूरी तरह से भारत को या भारतीयों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और शासन संचालन करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो है बक्सर की युद्ध हो गया। लॉर्ड क्लाइव बक्सर युद्ध में मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की हार होती है। तीनों हार गए बक्सर के युद्ध में, तीनों हार गए, अंग्रेजों की जीत हुई। जो बक्सर की युद्ध हुआ था मीर कासिम और जो अंग्रेज था हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस तरह से अंग्रेज का जो है बंगाल में आधिपत्य हो गया। प्रथम गवर्नर बनता है लॉर्ड क्लाइव। भारत का जो शासन संचालन शुरू होता है बंगाल से। अब जो है बंगाल में जो है शासन संचालन शुरू होता है। अब लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, वो जो है अपनी मनमर्जी करना शुरू करता है। क्योंकि लॉर्ड क्लाइव मुख्य गवर्नर था, उसने जो है जो बंगाल के आय के दो स्रोत थे, यानी कि बंगाल के जो आय के मुख्य स्रोत थे वो दीवानी थी और फौजदारी थे। दीवानी अंग्रेज ले लिए थे और फौजदारी वहां के जो बंगाल के नवाब थे उसी के लोगों के वो फौजदारी दे दिए थे। और दीवानी से जो आय होता था वो अंग्रेजों को मिलता था। यानी कि दीवानी से इतना आय प्राप्त कर लिए अंग्रेज, इतना अंग्रेज आय प्राप्त कर लिए कि बंगाल पूरी तरह से पैसे से बिल्कुल जो है कमजोर हो गया। अब अंग्रेज जो है दीवानी, जैसे ही दीवानी जो है उनके पास रहती है, इस तरह से मनमाना लूटपाट करना शुरू करते हैं। इस तरह से लूटपाट करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1764 में बक्सर युद्ध के बाद 1765 क्या होता है, एक साल के बाद तुरंत जो है कुछ समय के बाद 1765 का इलाहाबाद संधि होती है। इलाहाबाद संधि क्यों होती है? वो संधि इसलिए होती है क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय था नवाब और लखनऊ का नवाब शुजाउद्दौला था, इन्होंने मीर कासिम का साथ दिया था, इसलिए इनसे जो है एक संधि होती है। इलाहाबाद संधि कहते हैं इसको, इलाहाबाद संधि कहते हैं। 1765 में इलाहाबाद संधि होती है लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, और इनको पेंशन, सालाना पेंशन जो है देकर इनसे एक एग्रीमेंट होता है। यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि उस समय देखिए उस समय जो शासन संचालन जो है अंग्रेजों ने तो कब्जा कर लिया भारत में, लेकिन वो डरते थे इस बात से कहीं हमारे कब्जा से ये भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनता है हमारे खिलाफ ना हो जाए। इस तरह से वो शाह आलम द्वितीय से मान्यता प्राप्त करने के लिए इन्होंने संधि की, और संधि के परिणाम स्वरूप दीवानी सभी जो अधिकार थे, जो वसूली के जो भी कर मिलते थे प्रांतों से, वो सब जो है अंग्रेज लेना शुरू कर दिए। और इनको जो है 32 लाख के आसपास जो है पेंशन सालाना देते थे। यानी कि जो आय होता था उसका केवल 32 लाख रुपए सालाना देते थे। इसको 32 लाख कुछ है, इसको लिखवाना जरूरी नहीं है। इस तरह से अंग्रेज जो है लूटपाट करना शुरू करते हैं। अब जो है जब अंग्रेज लूटपाट करना शुरू करते हैं, लूटपाट करने के परिणाम स्वरूप जो है 1765 का
इलाहाबाद संधि होती है, नवाब सिराजउद्दौला से भी संधि होती है। कुछ ही दिन के बाद 1765 में नवाब सिराजउद्दौला से संधि होती है और संधि के परिणाम स्वरूप जो है इन दोनों को कुछ पैसे कुछ पेंशन के देकर जो है इनको छोड़ दिया जाता है। अब इस तरह से नवाब जो है लॉर्ड क्लाइव पूरी तरह से भारत में लूटपाट करना शुरू कर देता है। यानी कि लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं भारत का गीदड़ भी कहते हैं और लॉर्ड क्लाइव के काल को बेशर्मी की लूट भी कहते हैं। ऐसा जो है इतिहासकारों ने बताया है और लिखा है। यानी कि लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर रहता है तो उस समय जो है बंगाल को पूरी तरह से लूटता है, बंगाल के साथ साथ पूरे देश को लूटता है। लॉर्ड क्लाइव के हाथ में पूरे देश की कमान थी अंग्रेजों के, और लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेजों का अग्रदूत कहते हैं। यानी कि भारत में अंग्रेजों की या ब्रिटिश की जो नींव डालने वाला वो था कोई शख्स, वो है लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव बहुत लूटपाट मचाया। लूटपाट मचाने के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि कंपनी कंगाल हो रही थी और उसके जो कर्मचारी थे वो अमीर होते जा रहे थे। इसको लेकर जो है ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की महारानी जो है दुख होता है, उसको गुस्से में होती है कि हमारी कंपनी कंगाल हो रही है और कर्मचारी अमीर हो रहे हैं। कर्मचारी अमीर होने के परिणाम स्वरूप वो जाकर जो है उन पैसों को लूट कर वो ब्रिटेन में अव्यवस्था फैलता है। यानी कि जिसके पास ऐसी बात जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अपने आसपास क्षेत्र में अवस्था फैलाएगा। इस तरह से ब्रिटेन की महारानी क्या करती है कि भारत में पहला जो वही एक्ट आता है 1773 का एक्ट। 1773 वही हम लाने में मेन उद्देश्य हमारा था 1773 के एक्ट तक लाना। यानी क्या होता है 23 जून को प्लासी युद्ध, 23 जून को प्लासी युद्ध होता है। उसके बाद जो है देखते रहिए, देखिए ये एक ग्राफ के द्वारा हम समझा देंगे बेहतर तरीके। 23 जून को प्लासी युद्ध होता है। 23 अक्टूबर को बक्सर युद्ध होता है। ठीक है, हम ले तो 23 जून को प्लासी युद्ध होता है। 23 अक्टूबर को 23 जून प्लासी युद्ध 1757। 23 अक्टूबर बक्सर युद्ध 1764। 1764 निर्णायक युद्ध होता है। ठीक, यानी कि 23 जून प्लासी की 1757, 23 अक्टूबर बक्सर की 1764। अब उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है 1765। ठीक, ये है एक ग्राफ के माध्यम से बता दें, लिखवाएंगे नहीं, केवल नॉर्मली तौर पर हम समझा देंगे। यानी प्लासी युद्ध होता है 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद संधि होती है 1765 को। अब 1765 को इलाहाबाद संधि होती है और उसके बाद जो है द्वैत शासन की शुरुआत होती है।
द्वैध शासन का शुरुआत होता है 1773 में। अब जो द्वैध शासन की शुरुआत होती है तो द्वैध शासन की शुरुआत के परिणाम स्वरूप होता क्या है, लूटपाट मचाना शुरू करते हैं। इसी आधार पर जो है लूटपाट शुरू होती है। यानी कि प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध, इलाहाबाद संधि, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और द्वैध शासन की जैसे ही शुरुआत होती है तो यहां से क्या होता है, लूटपाट मुझ शुरू होता है। लूटपाट शुरू होती है। यानी कि द्वैध शासन मतलब क्या होता है, दो शासन। दो शासन मैंने वही बताया है, एक जो है क्या कहते हैं, एक दीवानी थी और एक फौजदारी थी, दो शासन। यानी कि एक शासन जो है अंग्रेजों के हाथ में थी और एक शासन वहां के नवाब के जो कारिंदे थे उनके लिए थे। तो इस तरह से द्वैध शासन के लिए, द्वैध शासन से लागू करने के बाद जो है इसी आधार पर जो है लूटपाट करना शुरू करते हैं। कौन? लॉर्ड क्लाइव। कौन करता है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव इसी आधार पर लॉर्ड क्लाइव जो है लूटपाट शुरू करता है। लॉर्ड क्लाइव, ठीक। अब लॉर्ड क्लाइव जो है इतना पैसा लूटपाट करना शुरू कर दिया कि जो है इसी की वजह से जो है बंगाल, जो ब्रिटेन की महारानी थी, इसके गलत नीति की वजह से है कंपनी की बदनामी हो रही थी। और जिससे हुआ क्या, लास्ट में जो है इसके ऊपर मुकदमे चलाए गए। मुकदमे चलाने के उपरांत इस पर कानूनी कार्रवाई हुई और लॉर्ड क्लाइव जो है आत्महत्या कर लेता है। यहां से लॉर्ड क्लाइव आत्महत्या कर लेता है। यानी कि यहाँ 1772-73 गया। अब यहां से शुरू होती है 1773। यहां से के रेगुलेटरी एक्ट, यानी कि 1773 आता है रेगुलेटरी एक्ट था, रेगुलेटरी एक्ट। यानी कि अब यहाँ आ गए हम, यहाँ 1773 के रेगुलेटरी एक्ट तक आ गए हम। मेन मकसद था कि जो हम 1773 के एक्ट की शुरुआत हुई, इसी की वजह से इनके जो है खास तौर से इसके और इसके लूटपाट मचाने की वजह से यह होता है। यानी कि इलाहाबाद संधि के अंतर्गत जो है पैसा, ये लॉर्ड क्लाइव बहुत पैसा जो है भारतीयों से बहुत पैसा कमाता है, लूटपाट करता है। और इसी की लूटपाट की वजह से जो है ब्रिटेन की महारानी, यानी वो इस बात को समझ रही थी या इस बात को मालूम हो गया था कि हमारी कंपनी जो है गरीब होती जा रही है और जो कर्मचारी अमीर होते जा रही है। और इस आधार पर ये क्या होता है, ये जो लॉर्ड क्लाइव है वो सहायता मांगता है महारानी से। और सहायता मांगने से जो है कहती है ठीक है मैं सहायता करूंगा, लेकिन शर्त है जो भी नियम कानून मैं लागू करूंगा वो कंपनी के अंतर्गत जो लागू होगा वो हमारे अंडर में शुरू होगा। यानी कि जो रेगुलेटरी एक्ट लाया गया, ये एक्ट एक धारा थी और इसी धारा के अंतर्गत जो है ये कंपनी इनके हाथों से छोड़कर अपने हाथों में ले ली। रेगुलेटरी एक्ट ही ऐसा एक्ट है, शुरुआती एक्ट है कि इस एक्ट के तहत जो है ये इनके जो अधिकार है, इनके अधिकार को खत्म करके और महारानी अपने हाथ में लेती है। यानी कि पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाती है, धीरे धीरे कंट्रोल करती है। मेन मकसद था हमारा जो 1773 के चूंकि एक्ट है, इसके बाद जो है 1735 आता है, भारत
आजाद होता है, यहाँ से हम लिखवाना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लिखवाना शुरू करें 1773 के एक्ट से। तो मेन मकसद हमारा यही था कि जो भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होने के उपरांत 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, तो लागू होने के उपरांत जो है उससे पहले की घटनाएं हैं, जो ये घटनाएं मुख्य हैं। इसी घटनाएं के परिणाम स्वरूप जो है ये रेगुलेटरी एक्ट आया। उसके बाद जो है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्यों आया था? ये सब एक कानून थे। ये कानून बनाकर जो है ब्रिटेन की महारानी धीरे धीरे कंपनी पर अपना अधिकार, ये एक्ट बनाने का मुख्य कारण यही था कि कंपनी जो है, कंपनी पर इनका अधिकार ना होकर धीरे धीरे अपना कंट्रोल स्थापित करना है, इसलिए ये सब एक्ट आया था। ये एक्ट आने का मुख्य यही हुआ था। इस तरह 1773 एक्ट आया। फिर जो है इसको हम लिखवाएंगे 1773 एक्ट के बाद में। इसके बाद 1784 के एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आया था। क्या क्या आया था इसमें? क्या था पिट्स इंडिया एक्ट? क्या था 1773 1784 1816 के बाद 1858 का एक्ट आया था। उसके बाद 1909 का एक्ट आया, मिड डे मील सुधार। उसके बाद जो है 1919 का मॉन्टेग चेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम आया था। उसके बाद जो है 1919 के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। यानी कि भारत शासन अधिनियम जैसे ही 1935 का आता है तो उसमें जो है ये इस बात को कंफर्म होने लगता है कि भारत की आजादी लग रहा है कि धीरे धीरे मिलने वाली है। किसको? भारतीयों को मिलने वाली है। यानी 1735 में जो एक्ट आया था उसमें जो संविधान बनाया गया है 1935 के एक्ट का 2/3 भाग हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जो बनाए संविधान है 1935 के एक्ट के 2/3 भाग को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में जगह दी है। यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को जो कानून बना था, जो संविधान बना था, उस संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम के 2/3 भाग को शामिल किया गया था। इस तरह से ये कहानी है। ये कहानी बताने का मुख्य कारण यही था कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले ये सब घटनाएं थी। 1773 के एक्ट क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था, ये सब बता दिया गया है कि अंग्रेजों की जो महारानी थी, महारानी जो है अपने कंपनी को डूबना नहीं देखना चाहती थी। इसलिए जो है जो उसमें गवर्नर थे, गवर्नर को हटाकर जो है महारानी अपने हाथों में कंट्रोल करना या महारानी अपने हाथों में लेना शुरू कर देती है। उससे 1773 के एक्ट आया। अब धीरे धीरे हम 1773 के एक्ट से लिखवाना शुरू करेंगे। ये सब बताने का मुख्य कारण यही था कि बहुत सी घटनाएं हुई है, इसलिए 1773 के एक्ट लाया गया। हो सकता है किसी को मालूम ना हो, तो कोई बताएगा भी नहीं। हमारे बताने का मुख्य कारण यही था कि 1773 एक्ट आया क्यों, यही मेन मुख्य था, यही मेन उद्देश्य था बताने का। अब 1773 एक्ट से हम लिखवाना शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल चूंकि ये सब बताना जरूरी था, ये इतिहास है। 1773 से पहले जो इतिहास घटनाएं हुई है इसलिए लाया गया। ये सब इतिहास है। इसको मुख्य उद्देश्य यही था, थोड़ा इसके बारे में आप जान ले। लिखना नहीं है। जो मेन जो क्वेश्चन तैयार होता है वो 1773 से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं भारत में। यानी सारे जो मॉडर्न इतिहास के जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1785, 1935, 1919 जो एक्ट है उनमें प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। इसलिए हमने थोड़ा इसको केवल बता दिया है, लिखवाया नहीं है। अब जो है हम 1773 के एक्ट से हम लिखवाना शुरू करेंगे। ये सब कहानी है। और दूसरे दिन जो है हम लिखवाना शुरू करेंगे 1773 एक्ट को। 1773 के एक्ट से हम लिखवाना शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये संविधान का मैटर है। संविधान का इतिहास, संविधान से पहले जो घटनाएं हुई है, संविधान से जो पहले बनने से पहले जो घटनाएं हुई है उसके बारे में हमने ये डिटेल बता दिया। हो सकता है इतना डिटेल कोई ना बताया, लेकिन एक जानकारी के लिए आपको हमने ये सब बताया। केवल जानकारी के लिए, आप जानकारी रखें इसकी,
इसका नॉलेज रखें कि जो है ये सब 73 के एक्ट आया क्यों। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन बनना शुरू होता है। यहाँ से हम अगले टर्म में हम लिखवाएंगे 1773 के एक्ट से लिखवाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगले टर्म में हम 1773 से लिखवाना शुरू करेंगे। वहां संविधान की जो मुख्य बातें हैं वो लिखवाना शुरू करेंगे। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, दूसरे दिन से हम लिखवाना शुरू करेंगे।